गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा चैप्टर है बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट, नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है सराउंडिंग, हमारे आसपास का एरिया। ठीक है, तो हमारे आसपास के एरिया के अंदर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है, यानी कि हमारे बिजनेस पे असर पड़ता है। चाहे वो असर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जैसा भी हो, लेकिन वो चीज़ें हमारे बिजनेस पे अपना अफेक्ट दिखाती हैं, प्रभाव डालती हैं, और उसकी वजह से हमारे बिजनेस पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स क्रिएट होते हैं। तो इन्वायरमेंट को हम एक ऐसे सराउंडिंग के तौर पे ले सकते हैं जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। इंडिविजुअल पर्सन हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, या और कोई फोर्सेस हो सकती हैं, टेक्निक हो सकती है, सोशल इन्वायरमेंट हो सकता है आपका। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सप्लायर्स हो सकते हैं, स्टेक होल्डर हो सकते हैं, आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। तो वो किसी न किसी रूप से आपके बिजनेस से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं पे बेस हमारा जो ये इन्वायरमेंट है, या कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट का जो चैप्टर है वो बिलोंग करता है, और हमें ये जानना है कि किस तरीके से ये हमारे बिजनेस पे अपना असर डालता है। ठीक है, तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट। अब पढ़ते हैं नेचर या फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसके अंदर सबसे पहला है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। फर्स्ट पॉइंट है हमारा टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो बिजनेस है उसके ऊपर जो फैक्टर्स असर डालते हैं वो ज़्यादातर एक्सटर्नल होते हैं। हमारे पास दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में वो सारे फैक्टर्स आते हैं हमारे जो बिज़नेस के अंदर मौजूद होते हैं, बिज़नेस की आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अवेलेबल होते हैं, तो आप उन पे कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं। आपको पता लग जाता है कि कब क्या चीज़ हम पे इफ़ेक्ट डाल रही है, तो उस तरीके से हम उसको ठीक कर सकते हैं। बट जो हमारा एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, ऐसे प्रेशर हम पे जो बनते हैं, जो आउटसाइड हमारे बिजनेस होते हैं और जिन पे हमारे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, एक्सटर्नल फोर्सेस कहलाते हैं। ठीक है, बाहरी चीज़ें होती हैं, ये हमारे बिजनेस के अंदर मौजूद नहीं होती हैं, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर की चीज़ें होती हैं जो हम पे असर डालती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, हमारी सोशल वैल्यूज़ हो सकती हैं, पॉलिटिकल इशू हो सकते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती हैं, लीगल फैक्टर्स हो सकते हैं, या फिर टेक्निकल फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, सोशल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक है, लीगल एक्शन जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के थ्रू लिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें, तो इन सब पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, तो यही आपको समझाने की कोशिश की है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर, कि बिजनेस इन्वायरमेंट बाहर के जो फैक्टर्स होते हैं उनका एक टोटलिटी होता है, सम टोटल होता है। ठीक है, जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, उन चीज़ों को हमें झेलना ही पड़ेगा। हमें हमारे बिजनेस को या हमारे बिजनेस के टर्म्स को एक्सटर्नल फोर्सेस के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, हम अपनी तरफ से उनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। फिर सेकंड पॉइंट है हमारा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, स्पेसिफिक जो कि एक स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर, एक स्पेशल सिचुएशन के अंदर अप्लाई होती हैं, और जनरल फोर्सेस का मतलब होता है जो आपकी नॉर्मल कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो जनरल फोर्सेस जो है आपकी एक वाइड एरिया के तौर पे हम इनको ले सकते हैं। ये हर टाइप की इंडस्ट्री, हर टाइप का जो आपका बिजनेस है, आपके जो एरिया है, उन सब को कवर अप करता है ये। इसमें आपका इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और लीगल, कुल मिला के जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं आपके, वो सारे जनरल सिचुएशंस के अंदर आते हैं। ठीक है,
जबकि स्पेसिफिक फोर्सेस में हमारे कौन कौन आ जाएंगे, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स। ये लोग ऐसे होते हैं, अगर आप अपने बिजनेस की कंडीशंस को थोड़ा चेंज करते हो या उनमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते हो, सुधार करते हो, तो वो आपके साथ बने रहते हैं। ठीक है, तो आपको अपने बिजनेस को अरेंज करने में, मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स को, जैसे कस्टमर को कोई आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है या उसमें कुछ कमी लग रही है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस में। एक स्पेसिफिक कस्टमर जो है, मान लो आपका प्रोडक्ट कोई चीज़ है, कोई प्रोडक्ट आप बनाते हो, तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो सिर्फ उसी इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करेंगे जो आप वाला प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। मान लीजिए शैम्पू का एग्जांपल हम ले लेते हैं, आप शैम्पू बनाते हो, ठीक है, तो शैम्पू की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, एक ऐसे कस्टमर जो शैम्पू खरीदते हैं और वो आपके कस्टमर्स हैं, उनको आपके प्रोडक्ट में कोई कमी लग रही है, तो वो क्या करेंगे, सिर्फ उसी एरिया के अंदर इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, यानी कि एक कस्टमर जो शैम्पू की डिमांड कर रहा है, उसकी वजह से सिर्फ जो शैम्पू की जो फैक्ट्रीज़ हैं, बिजनेस हैं, वही इफ़ेक्ट होंगे, दूसरी चीज़ों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, जबकि आपका कोई पॉलिटिकल इशू है, वो अगर अप्लाई होता है तो वो हर टाइप की इंडस्ट्री, चाहे वो किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, सब पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे होते हैं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। हमारा थर्ड पॉइंट है इंटररिलेटेडनेस, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होना। ठीक है, यानी कि बिजनेस इन्वायरमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर एक फैक्टर किसी चीज़ पे असर डाल रहा है तो दूसरा फैक्टर ऑटोमेटिकली असर डालेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा अभी जो करंट में हमारा कोरोना चल रहा है, बीमारी चल रही है एक, तो उसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इंटररिलेटेडनेस का, कि जो कोरोना है वो एक सोशल इन्वायरमेंट का एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि आपके इन्वायरमेंट का एक सोशल फैक्टर है, सोसाइटी के अंदर एक बीमारी फैल रही है। ठीक है, तो ये सोशल एलिमेंट हो गया हमारा। लेकिन कोरोना के होने की वजह से हमारा जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उस पे भी असर पड़ रहा है, हमारा एम्प्लॉयमेंट जा रहा है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो रही है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, है ना, बहुत सारे फैक्टर हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर के ऊपर असर डाल रहा है हमारे। मोस्ट ऑफ हर एक कंट्री के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन जो है काफ़ी ख़राब होती जा रही हैं। ये तो हो गया इकोनॉमिक कंडीशन को आपके असर डालना। ठीक है, फिर आपका जो है, आपके जो सोशल इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी कुछ असर डाला है इसने, जैसे कि लोगों के रहन सहन में बदलाव आया है, उनके वो अब आजकल अपना हेल्थ के लिए ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, हेल्थ प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं एज़ कम्पेयर टू कोरोना से पहले के टाइम से। आप अगर कंपेयर करते हैं तो आज के टाइम पे लोग ज़्यादा अवेयर हैं अपनी हेल्थ के लिए, है ना। तो एक इन्वायरमेंट में कुछ असर होने की वजह से उसका इम्पैक्ट किसी दूसरे इन्वायरमेंट पे भी पड़ता है, एलिमेंट पे भी पड़ता है। ये चीज़ आपको बताई गई है इंटररिलेटेडनेस के अंदर। ठीक है, अगर सोशल में कुछ फ़र्क पड़ा तो उसका फ़र्क इकोनॉमिक में भी पड़ेगा, ज़रूरी नहीं इकोनॉमिक में ही पड़े, किसी दूसरे एरिया में भी पड़ सकता है। ठीक है, जैसे ही कोरोना की बीमारी आई, हमारे यहाँ पे पीपीई किट या जो है टेस्टिंग किट बनना स्टार्ट हो गया, और जो वेंटिलेटर्स का भी इन्वेंशन किया गया है, एक तरीके से इन्वेंशन तो नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी लो कॉस्ट इन्वेंशन कह सकते हैं हम, ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, या अदर किसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे यहाँ पे। तो कुल मिला के ये समझाने की कोशिश की है कि किसी एक एरिया की वजह से दूसरे एरिया पे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील, चेंजिंग। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो इन्वायरमेंट हमारे बिजनेस को या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आज इफेक्ट कर रहा है वो हमेशा करता रहेगा,
ऐसा नहीं है। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये जो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये फैक्टर्स चेंज होंगे वैसे वैसे हमारे बिजनेस के जो फैक्टर्स हैं वो भी अपनी सिचुएशन को चेंज कर लेते हैं, हमारी कंडीशंस बदल जाती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे एक टेक्निक का एग्जांपल ले लेते हैं। टेक्निक जो है हमारी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है हमारा एक एक्सटर्नल फोर्सेस का एग्जांपल है, एक एलिमेंट है इन्वायरमेंट का। तो अगर टेक्निक चेंज होती है, टेक्निक को आप देख सकते हो कि आज आपने एक मोबाइल परचेज़ किया, स्मार्टफोन परचेज़ करते हो आपको उसको परचेज़ किए हुए 6 महीने भी नहीं होते हैं, 6 या 3 महीने ही नहीं होते हैं, उससे पहले ही मार्केट में कोई दूसरी टेक्निक आ जाती है, ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन का या अच्छी टेक्निक के साथ में कोई दूसरा मोबाइल आ जाता है, ठीक है। जब हम उसको रिप्लेस करते हैं, मे बी हम रिप्लेस कर ले नई टेक्निक के साथ, अपग्रेड कर ले अपने मोबाइल को, उसको रिप्लेस करे हुए में थोड़ा टाइम नहीं होता, फिर कोई दूसरी टेक्निक आ जाती है। तो यहाँ पे आपको यही बताया है कि जो टेक्निकल इन्वायरमेंट है या कोई भी इन्वायरमेंट है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, चेंजिंग बिहेवियर होता है आपके इन्वायरमेंट का। कब कौन सा फैक्टर आपके बिजनेस को इफ़ेक्ट करेगा ये श्योरनेस के तौर पे हम नहीं कह सकते, गारंटी के साथ नहीं कहेंगे कि कब कौन सा ट्रेंड चेंज हो जाए, कब कौन सी ट्रेडिशन चेंज हो जाए, कस्टमर्स की प्रेफरेंस कब चेंज हो जाए, वो प्रायोरिटी किस चीज़ को देते हैं। कुछ साल पहले लोग मोटा अनाज खाना पसंद करते थे, ठीक है। मोटा अनाज आप समझते हो, बाजरा, ज्वार वगैरह जो होते हैं मोटा अनाज के अंदर आते हैं, वो सब खाना पसंद करते थे। सोशल इन्वायरमेंट में चेंज हुआ, कस्टमर्स की प्रेफरेंस में चेंज हुआ, टेस्ट में चेंज हुआ, इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज हुआ, तो उन्होंने जो है उस मोटे अनाज को रिप्लेस किया गेहूं से, ठीक है। अब गेहूं भी परमानेंट नहीं है, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीग्रेन आटा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो रहे हैं, सोशल इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, लोगों के बिहेवियर में चेंज हो रहा है, प्रेफरेंस में चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज हो रहा है, वैसे वैसे लोग जो है क्या कर रहे हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ भी उनकी बदल जाती हैं। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इन्वायरमेंट का जो नेचर होता है डायनामिक होता है, बदलता रहता है। आपके बिजनेस पे कैसे असर डालेगा, आपने एक प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया, तो अगर आप पिछले 20 सालों से वही प्रोडक्ट बना रहे हो तो क्या वो मार्केट में आपका चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। वैसे श्योरनेस से तो नहीं, लेकिन फिर भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। वीको का आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा टीवी वगैरह पे, वीको वज्रदंती नामक एक फेस क्रीम आती है, टूथपेस्ट भी आता है, बहुत 3-4 चीज़ें आती हैं उसकी। तो वीको ने अपने जो मेन प्रोडक्ट है उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं किया है, तो आप देख सकोगे कि मार्केट में वीको की डिमांड भी उतनी नहीं है। और जहाँ पे आप इसके कंपैरिजन में दूसरी क्रीम्स का एग्जांपल लेते हो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का एग्जांपल लेते हो, तो ना सिर्फ वो अपने प्रोडक्ट में चेंज करते हैं बल्कि उनके फ्लेवर्स के अंदर, उनके डिज़ाइन के अंदर, उनके शेप के अंदर भी बदलाव करते हैं, जिससे कस्टमर्स उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यही समझाया है कि किसी एक प्रॉपर टेक्निक के बेस पे या किसी एक प्रॉपर ट्रेंड के बेस पे आप अपने बिजनेस को रन नहीं कर सकते, क्योंकि इन्वायरमेंट आपका बदलता रहता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है फिक्स ना होना, कब कौन सा इन्वायरमेंट चेंज होगा। अभी हमने डायनामिक नेचर में पढ़ा कि इन्वायरमेंट के फैक्टर्स चेंज होते रहते हैं। अनसर्टेनिटी आपको ये बताता है कि जो इन्वायरमेंट के फैक्टर चेंज हो रहे हैं टाइम टू टाइम, वो कौन सा इन्वायरमेंट कब चेंज होगा, कौन सा फैक्टर कब बदल जाएगा, ये चीज़ हम गारंटी से नहीं कह सकते, ठीक है। उनका कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। क्या मार्च में तुम लोगों ने सोचा था इस तरीके से लॉकडाउन हो जाएगा, वो भी 2-2.5 महीने का? नहीं सोचा ना। क्या जो बच्चे एग्ज़ाम्स दे रहे थे उन्होंने कभी ये सोचा था कि वो अपना लास्ट एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे?
ठीक है। क्या तुम लोगों ने सोचा था कि इस तरीके से हम व्हाट्सएप पे पढ़ाई करेंगे? नहीं सोचा ना, व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी अनसर्टेन रहती हैं, मतलब उनकी ना तो कोई टाइमिंग होती है, ना ही कोई कंडीशन होती है। कब क्या कंडीशन आपकी बदल जाए हम नहीं कह सकते हैं। किस टाइम हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, कब हमारी टेक्निक चेंज हो जाए, कब हमारे जो कस्टमर्स हैं उनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाए, कुछ नहीं कह सकते हैं। ठीक है, कभी भी कोई भी फैक्टर हमारा बदल सकता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अनसर्टेनिटी। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जटिलता, मुश्किल। ठीक है, तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं उनका मीनिंग समझना तो आसान है कि टेक्निकल क्या होता है, सोशल क्या होता है, आपका पॉलिटिकल इशू क्या होते हैं, इन सब को समझना तो बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन इनके मीनिंग को समझने के बाद कब कौन सा चेंज हुआ है, आपके बिजनेस के अंदर क्या बदलाव हुए हैं और कौन से फैक्टर्स की वजह से हुए हैं, ये पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं या बहुत जल्दी हमें ये पता नहीं लग पाता है कि कौन सा चेंज हुआ है और किस चेंज को हमें जो है अप्लाई करना है हमारे बिजनेस के अंदर। ठीक है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसका रीज़न क्या है। हमें ये बात तो समझ में आ गई कि वो टॉपिक हमें समझ नहीं आया, लेकिन वो टॉपिक हमें समझ क्यों नहीं आया, उसके पीछे रीज़न क्या था। क्या हमें लैंग्वेज समझ में नहीं आई, या हमारा ही ध्यान कहीं और था। ठीक है, या हमने अच्छे तरीके से जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं किया, या जो सामने वाले की जो डेफिनेशंस हैं या उनके बताने का तरीका है वो हमें अच्छे से समझ नहीं आया। ये हम फिक्स तौर पे नहीं कह सकते कि हमें कौन सी जगह पे प्रॉब्लम हुई, लेकिन हमें ये पता है कि हमें वो टॉपिक समझ नहीं आया। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपका कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी आपको ये बताता है कि आपको एलिमेंट तो आसानी से पहचान में आ जाते हैं, समझ आ जाते हैं, लेकिन आपके बिजनेस पे कौन सा एलिमेंट असर डाल रहा है, इस चीज़ को पहचान पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो जब तक हम इन्वायरमेंट के फैक्टर को समझ पाते हैं तब तक काफ़ी देर हो जाती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप नोकिया से ले सकते हो। नोकिया का आई थिंक सबने नाम सुना होगा। एक टाइम में इंडिया की टॉप मोस्ट ब्रांड हुआ करती थी नोकिया कंपनी। ठीक है, उसके ऊपर असर डाला टेक्निकल इन्वायरमेंट ने। मार्केट के अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन आ गए, मल्टीमीडिया फ़ोन आ गए और आपके चाइनीज़ हैंडसेट आ गए मार्केट के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम से मोबाइल चलने लग गए और नोकिया वहीं अभी मल्टीमीडिया या फिर जो कीपैड फ़ोन के ऊपर डिपेंड कर रहा था। फिर उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन किया, लेकिन जिस टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोलैबोरेशन हुआ नोकिया का, उस टाइम तक मार्केट में सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज आ चुकी थी। ठीक है, जिनकी वजह से उनका मार्केट काफ़ी स्टेबल हो गया और नोकिया जो है इंडियन मार्केट से धीरे धीरे पीछे होते चली गई। और आज हम देखते हैं कि नोकिया के स्मार्टफोन्स को या जैसे भी फ़ोन मार्केट में नोकिया कंपनी से मिल रहे हैं, लोग उनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर 1 कंपनी, टॉप मोस्ट कंपनी, उसको अपने टेक्निकल इन्वायरमेंट को पहचानने में काफ़ी टाइम लग गया, जिसकी वजह से वो लेट हो गई और आज इंडियन मार्केट में बहुत कम सर्वाइव करती है। ठीक है।